नमस्कार, टीवी 9 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बीते दिन राजस्थान को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया और प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सांसद सीपी जोशी के हाथ में सौंपी है। सतीश पुनिया को पद से हटाया गया, या यूं कहें कि दायित्व को बदला गया है। अब क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के बाद प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, उसके बाद लोकसभा के भी चुनाव हैं, तो ऐसे में क्या कुछ चैलेंजेस बीजेपी के सामने हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने हैं, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान में सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर सुमेधानंद जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका टीवी 9 पर। तो सुमेधानंद जी, सबसे पहला मेरा सवाल तो यही है, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से कांग्रेस भी ये आरोप लगाती रही कि देखिए बीजेपी में भी गुटबाजी है, क्या उस पर कंट्रोल अब लगाया जा सकेगा और पार्टी जो है प्रदेश में एक टीम बनकर आगे बढ़ेगी क्या? सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करूं कि जो बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा में गुटबंदी है, गुटबंदी नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है। पार्टी बड़ी है और बड़ी पार्टी होने के नाते अनेक नेता हैं, ये पार्टी की अच्छाई है, पार्टी का गुण है कि हमारे पास में आज प्रदेश के अंदर इतने नेता हैं। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि सतीश पूनिया के बाद में तुरंत सीपी जोशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। तो एक तो ये है कि कार्यकर्ता को हमारे यहाँ पर नेता बनाया जाता है, कांग्रेस की तरह से नहीं है कि भाई किसी का जन्म हो गया तो उसके परिवार को आगे बढ़ाया जाए। तो गुटबंदी का कोई सवाल नहीं था और नए गुटबंदी के कारण सीपी जोशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। एक स्वाभाविक बात है कि हमारे यहाँ 3 साल के बाद में प्राय अध्यक्षों को परिवर्तित करते हैं और कुछ प्रांतों में चलाते भी रहते हैं। तो अकेले राजस्थान का भी नहीं बदला गया है, 4 स्टेट के अध्यक्ष बदले गए हैं। और जहाँ तक सीपी जोशी की बात है, वो पहले से पार्टी के विद्यार्थी परिषद काल से ही वो पार्टी के नेता रहे हैं, युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे हैं, अभी पार्टी के उपाध्यक्ष थे। तो उनका एक संगठन का अनुभव भी है, अनुभव के नाते उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और पार्टी मिल करके अच्छा काम करेगी। जी सुमेधानंद जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए अब ठीक है, इन बातों को भले ही ये कह दिया जाए कि पार्टी में तो वो खींचतान नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे वो खींचतान सामने आ जाती है। अब ऐसे में चेहरे को लेकर बात किया जाए, एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। आपने कहा कि 4 प्रदेश के अध्यक्षों या यूँ कहे कि उनके दायित्व को बदला गया है, टाइमिंग को लेकर कि भाई चुनाव सर पर है, ऐसे में और चीज़ें ये कही जा रही हैं, कुछ वर्ग नाराज़ भी है, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई सतीश पुनिया जो हैं उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया, लेकिन ठीक चुनाव से पहले उनको हटा दिया जाना, ये नाराज़गी उनके भीतर है। तो एक तो सवाल ये कि भाई अब एडजस्टमेंट सतीश पुनिया का कहाँ होगा, उनकी भूमिका पार्टी में किस तरह की होगी। दूसरा ये कि इस एक और चीज़ ये कही जा रही है कि देखिए ठीक है, अब एक तरफ राजे जी हैं, शेखावत जी हैं, तमाम लोग ये हैं जिसको लेकर दावेदारी बार बार सामने आती है। तो क्या अब एक तीसरा जो युग गुट कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए तीसरा मोर्चा बीजेपी के भीतर या जो जितने भी मोर्चे हैं उसका एक आधार तैयार हो गया है क्या, एक और फ्रंट खुल गया है क्या? नहीं, तो पहले 2 मोर्चे थे। मैं फिर आपको ये कहूँगा, हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई मोर्चाबंदी नहीं थी जी। और न तीसरा मोर्चा बनने की बात है। गुटबंदी पार्टी में न कभी थी, न है और नहीं रहेगी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि हमारी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बड़ा परिवार है। और एक स्वाभाविक बात है कि जब बड़ा परिवार होगा तो उसमें बहुत सारे लोग, हर आदमी को टिकट मांगने का हक है, हर आदमी को अपने जगह पद मांगने का अधिकार है। तो अपने अधिकार के लिए कोई व्यक्ति सक्रिय रहता है तो उसको आप गुटबाजी नहीं कर सकते जी। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है कि भाई नया तीसरा मोर्चा बन जाएगा, बल्कि मोर्चा ने तो था, मोर्चा आगे नहीं रहेगा। मैं तो आपसे, माननीय जोशी जी ने भी शुरू में यही बात कही कि मेरी कोई गुट नहीं है, मैं किसी गुट का नहीं हूँ, मैं तो सबका हूँ, सबको साथ लेकर के चलूँगा। पूनिया जी की बात रही वहाँ की नाराज़गी की, मैं मानता हूँ कि पार्टी में हर स्टेट के अंदर हर समय, हमारे यहाँ तो एक सामान्य व्यक्ति भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, एक सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, एक सामान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कोई नाराज़गी की बात होगी वो कोई बात नहीं है। और पार्टी, वो विधायक हैं और पार्टी उनसे काम लेगी, उनका अनुभव है। ऐसी बात थोड़ी कि भाई पार्टी का कोई, हमारे पहले भी कितने अध्यक्ष हैं जी। गुलाब जी कटारिया थे, मंत्री रहे, उसके बाद में राज्यपाल बना दिया, उनके बाद में कितने अध्यक्ष हैं। ओम जी माथुर हमारे यहाँ पर रहे, उनको प्रभारी बना रखा है। तो पार्टी में इतना काम है,
हमारे पास में आज वो कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि 2 प्रांतों में उनकी सरकार है हमारी। हमारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर व्यापक आधार है और पार्टी कहीं भी उनसे काम लेगी। वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनती हैं। ठीक है सर, सतीश पूनिया साहब को लेकर जो एक सवाल था उसका भी मैं जवाब चाहूँगा, उनकी भूमिका को लेकर, क्योंकि देखिए सतीश पूनिया साहब के पास जब इस पद का दायित्व था तो एक कार्यक्रम सालासर में होता है, वसुंधरा राजे जी का, वो वहाँ पर एक कार्यक्रम करती हैं, उसके पैरेलल एक और कार्यक्रम संगठन का होता है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा साहब संघर्ष करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए संगठन से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अब भूमिका एक सतीश पूनिया की क्या होने वाली है संगठन में, उसको किस नज़रिए से देखा जाए। दूसरा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, चर्चा अब इस तरह की भी होने लगी, लोग कहने लगे कि भाई देखिए सतीश पूनिया साहब की वो स्थिति पार्टी में हो गई है जो कांग्रेस पार्टी के भीतर सचिन पायलट की हो रही है। नहीं, सचिन पायलट ने तो बगावत की थी। सचिन पायलट तो 1 महीना तक MLAs को लेकर के, 19 MLA को लेकर के यहाँ पर बैठा रहा दिल्ली में। सतीश पूनिया ने तो कोई बगावत नहीं की, न कभी बगावत की बात आई। तो सतीश पूनिया की तुलना सचिन पायलट के साथ में करना कतई उचित नहीं है। सतीश पूनिया एक अनुशासित सिपाही है, अनुशासित कार्यकर्ता है, सदैव पार्टी के साथ में संघर्ष करते रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई सचिन पायलट और कहाँ उसको तो हमारे उनके मुख्यमंत्री ने निकम्मा, नालायक, पता नहीं क्या क्या कह दिया। हमारी पार्टी के किसी नेता ने हमारे सतीश जी के लिए कोई एक शब्द नहीं कहा है। सतीश जी की सब बड़ाई कर रहे हैं और मैं भी कहता हूँ सतीश जी एक बहुत ही काम करने वाले युवा हैं और संघर्षशील व्यक्ति हैं। तो सचिन की तुलना सतीश जी से करना ये अन्याय है उनके साथ में। ठीक है सुमेधानंद जी, एक और सवाल ये बनता है, क्योंकि ब्राह्मण, पहले एक जाट महासभा हुई, उसके बाद ब्राह्मण महापंचायत हुई, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं देखिए उसका इम्पैक्ट है, जो केंद्रीय नेतृत्व को ये फैसला लेना पड़ा, एक ब्राह्मण चेहरे को आगे करना पड़ा, इस पर आप क्या कहेंगे। और दूसरा, चेहरे को लेकर सर सबके मन में सवाल है, सब जानना चाह रहे हैं कि भाई कौन होगा चेहरा, पार्टी किसको आगे करेगी, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और कौन, अगर बीजेपी को मैंडेट मिलता है राजस्थान में, तो कौन फिर मुख्यमंत्री बनेगा। आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरे को आगे आना चाहिए। हमारी पार्टी कभी भी इस प्रकार की जनसभाओं से इम्प्रेसिव नहीं होती है, चाहे वो जाटों की सभा हुई हो, ब्राह्मणों की सभा हुई है, हमारे झुंझुनू में सैनियों ने सभा की थी। तो ये सभाएं तो समाज अपने काम के लिए करता रहता है। समाज अपने सामाजिक कुरीति उन्मूलन के लिए, समाज के उत्थान के लिए सभी समाज अपने अपने मीटिंग करती हैं। सभी समाजों ने की, जाटों ने भी की, ब्राह्मणों ने भी की, सैनियों ने भी की, और भी करेंगे। चुनाव का वक्त आता है तो हर पार्टी अपने हक की बात भी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की सभाओं से कभी प्रभावित नहीं होती है। तो भाजपा कोई सभाओं के करने से किसी को बदल देगी अध्यक्ष, ये उचित नहीं है, नहीं करती पार्टी कभी ऐसा स्टेप नहीं लेती है। लेकिन सर मैं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी एक सवाल पूछ रहा हूँ कि उधर लोग देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई कौन होगा जरा। ये हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो निर्णय करता है कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नेता होगा, कौन अध्यक्ष होगा। और हमारी पार्टी एक मजबूत आधार की पार्टी है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक अच्छा संगठन है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय JP नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी डिसीजन लेती है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। तो वो जो फैसला लेंगे उनका फैसला मान्य होगा। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है चेहरे का, न किसी प्रकार का कोई भी, ना किसी स्टेट में रहा है न आज वर्तमान में। क्या सर आपको नहीं लगता कि अगर एक चेहरा आगे कर दिया जाए तो ये खींचतान है, जो ठीक है अपनी अपनी दावेदारी, सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब अपनी अपनी दावेदारी भी, अपना अपना प्रतिनिधित्व भी चाहते हैं, उनके समर्थक भी ये मांग करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर एक चेहरा सामने हो तो शायद उसके बाद जो है कमल के निशान के साथ फिर एकजुट होकर पार्टी आगे बढ़े। आपने कमल निशान हमारा चेहरा है ना, कमल के निशान से बढ़िया कोई चेहरा हो सकता है क्या? पार्टी का सिंबल है और मैंने कहा कि भाई पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो डिसीजन लेता है, वो जिसको भी तय करेगा वो आगे आएगा। अभी तो हमारे चेहरे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, हमारा पार्टी नेतृत्व, हमारा कमल का फूल है, ये हमारे चेहरे हैं। ठीक है सुमेधानंद जी, एक सवाल में गहलोत सरकार के जो फैसले हैं उनको लेकर भी, देखिए अभी नए ज़िले 19 बनाने का ऐलान कर दिया गया और इसके अलावा राइट टू हेल्थ लेकर आए, OPS, इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस ये कह रही है देखिए भाई जनहितैषी एक काम कितने इस सरकार ने किया और ये राजस्थान जो है वो मॉडल के तौर पर वो लोग पेश कर रहे हैं।
तो फिर इसको आप कैसे देख रहे हैं और इन फैसलों को कैसे देख रहे हैं, और आने वाले चुनावों में फिर बीजेपी किस आधार पर अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएगी? आपने कहा भी कांग्रेस राजस्थान को मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है जी, बिल्कुल ठीक कहा। कांग्रेस ने मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया पेपर लीक के मामले में। पूरे भारत में सबसे अधिक पेपर लीक के मैटर राजस्थान में हुए, ये एक मॉडल बना। भ्रष्टाचार के मामले में एक मॉडल बना, अत्याचार के मामले में, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार के मामले में मॉडल बना, दलितों पर अत्याचार के मामले में मॉडल बना। कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार आज एक मॉडल बन चुकी है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा गलत काम कहाँ पर हो रहे हैं, वो राजस्थान की सरकार एक मॉडल है। और जहाँ तक आप कहते हैं जिलों की बात, इस प्रकार की घोषणाएं जो कुछ दिन पहले करने पर ये इन्हीं के गले की हड्डी बन जाएगी, देख लेना आप। आज हमारी लोकसभा के अंदर ही उन्होंने नीमका थाना को जिला बना दिया, तो वहाँ श्रीमाधोपुर खंडेला में धरने चल रहे हैं, उदयपुर वाटी में इधर झुंझुनू में धरने चल रहे हैं, सुजानगढ़ बंद है, सरदार शहर बंद है। पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने आग लगा दी। जिस एमएलए का दबाव पड़ा उसके दबाव में जिला पकड़ा दिया। सचिन पायलट को कमज़ोर करने के लिए ये ज़िले बनाए हैं, न कि लोगों को न्याय देने के लिए ज़िले बनाए हैं। अगर ज़िले बनाते तो राजस्थान का सरदार शहर सुजानगढ़ हमारे चूरू का वो ज़िले की मांग कर रही थी, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहाँ इनका नेतृत्व कमज़ोर था, मांग करने वाले नेता ऐसे थे नहीं। तो ये तो इन्होंने सचिन पायलट को ठिकाने लगाने के लिए ये जिलों की बौछार की है जी। और भाजपा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक जान चुकी है कि इन्होंने जो घोषणाएं की थी, एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हुए, युवाओं को भत्ता नहीं मिला, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, पेपर लीक हुए, उनको इस साथ में कोई सज़ा नहीं दी गई। तो इसलिए ये जो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं गहलोत साहब, कब पूरी करेंगे? अभी बजट लागू होगा, कब ये जो काम बता रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, कब पूरे होंगे? वो टाइम कहाँ बचा है? 6 महीने का है, अभी 5-6 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो ये केवल मात्र झूठी घोषणाएं हैं, इसके सिवाय उनके पास में कुछ नहीं है। पहले भी करके देखे थे इन्होंने। पहले महिलाओं को लड्डू दिए, महिलाओं को घी दिया, इन्होंने कंबल दिए, इन्होंने मोबाइल दिए, सब कुछ दिया। तो क्या मिला था इनको? 21 सीटें। अब की बार 21 से भी कम हो जाएंगी, ये स्थिति इनकी आएगी जी। ठीक है सर, एक सवाल ये, क्योंकि इस बार तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान जहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है, एक बार कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, ये रिवाज राजनीतिक या चुनावी रिवाज यहाँ पर रहा। गहलोत सरकार तो कह रही है इस बार रिवाज बदल देंगे, वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन एंट्री तो इस बार ओवैसी साहब की भी हो रही है राजस्थान में, और आम आदमी पार्टी की भी हो गई है सर। देखिए, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में जाकर के आ गए, बंगाल में जाकर के आ गए, बिहार में जाकर के आ गए। आम आदमी पार्टी ने अभी हिमाचल में कैंडिडेट खड़े किए, गुजरात में किए, क्या मिला उनको? मिला क्या? तो ये जो स्वप्न लेते हैं, इनके पास में कुछ नहीं है। ये ठीक है, अपने इनको काम मिला रहेगा, बेरोजगार हैं, रोज़गार मिल जाएगा। और केजरीवाल की तो हालत दिल्ली में ही क्या है, शराब घोटाले के अंदर छिपते घूम रहे हैं, 2-2, 3-3 मंत्री जेल में हैं, औरों की जांच चल रही है। इसलिए ये यूँ कहते हैं कि राजस्थान में जाकर के हम कुछ ले लेंगे, उनको कुछ हाथ आने वाला नहीं है। ठीक है सर, अभी केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, केंद्रीय कैबिनेट की अगर बात की जाए, कैबिनेट का एक्सपेंशन केंद्र में होना है, तो राजस्थान की क्या कुछ उम्मीदें हैं केंद्रीय कैबिनेट के एक्सपेंशन से? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार है, वो उनको अधिकार है, वो कब करते हैं, क्या करते हैं, उनको आवश्यकता अनुभव होगी तो करेंगे, आवश्यकता अनुभव नहीं होगी तो नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री का पूर्ण अधिकार है, हमारे नेतृत्व का है, ये संविधान ने उनको अधिकार दिया है, तो वो करेंगे। लेकिन राजस्थान आज की तारीख में तैयार है। वर्तमान में राजस्थान में पिछले चुनाव से भी ज़्यादा सीटों की तैयारी में हम हैं और जीत करके आएंगे। लेकिन आपको लगता है सर कि चूंकि इतनी तमाम सीटें बीजेपी के पास हैं लोकसभा की, तो ऐसे में और ज़्यादा प्रतिनिधित्व राजस्थान को मिलना चाहिए केंद्र में? नहीं, राजस्थान में अब भी कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, दें तो बहुत अच्छी बात है जी। मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी का अधिकार है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। राजस्थान तो वर्तमान परिस्थिति के अंदर भी आने वाले चुनाव के अंदर, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, चाहे लोकसभा का चुनाव है, उसमें हम बहुत बड़े बहुमत के साथ में जीत करके आएंगे। सर, एक सवाल कांग्रेस से भी मैं लेना चाहूँगा। राहुल गांधी को आज डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
जो सरनेम को लेकर उन्होंने बयान दिया उस पर उनको सूरत सेशन कोर्ट से 2 साल की सज़ा सुनाई और आज एक गज़ट पास कर दिया गया उनकी लोग संसद सदस्यता को लेकर डिस्क्वालीफाई हो गए। हालांकि अभी संशय ये भी है कि अगर अपर कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो फिर क्या आगे होगा, क्या ऐसा स्थिति बनेगी कि 8 साल तक वो चुनाव न लड़ पाएँ। तो ऐसे में इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? ये प्रश्न तो आप कांग्रेस के लोगों से पूछे तो अच्छा है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात और राहुल गांधी की बात है, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, अब भी वो कहते हैं कि साहब भाजपा ने ऐसा कर दिया। इसमें भाजपा बीच में कहाँ से आ गई? उन्होंने मोदी को लेकर के एक खास तौर से एक कौम को लेकर के आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जो शब्दों का प्रयोग किया, कोर्ट ने उससे पूछा कि क्या आप इस बारे में माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। जब कोर्ट के सामने माफ़ी नहीं मांगता आदमी तो उसकी सज़ा के सिवाय कोई विषय दूसरा नहीं था। कोर्ट ने सज़ा दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी कोर्ट को मानता है, उसकी दादी ने कोर्ट को माना था। जब उसकी दादी की भी यही स्थिति पैदा हुई थी, उसने इमरजेंसी लगाई। आज राहुल इमरजेंसी लगाने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि उसके पास सत्ता नहीं है, तो इसलिए वो छटपटा रहे हैं। कोर्ट ने निर्णय लिया है, कोर्ट का फैसला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी बीच में नहीं है। और माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने भी नियमों के तहत, एक नियम है, कितने सारे लोग बाहर हुए थे जिनको 2 साल की सजा हुई है, कोई एक अकेले राहुल गांधी थोड़े हुए। उन्होंने एक परंपरा का निर्वहन किया है, नियमों के अनुसार उनको हटाया है। बाकी कोई इसमें पार्टी का लेना देना, भाजपा का लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी ने ओबीसी के खिलाफ जो जहर उगला है, सारी की सारी ओबीसी अब कांग्रेस के खिलाफ जम करके खड़ी होगी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित्रानंद सरस्वती जी हमें समय देने के लिए और तमाम हमारे सवालों को एड्रेस करके उनका स्पष्टता के साथ जवाब देने के लिए। तो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने कहा कि पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ ही आगे चुनावी मैदान में भी उतरेगी और एक अच्छे परिणाम चुनावों में बीजेपी के हाथ लगेंगे।